वेरी गुड मॉर्निंग 29 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। इसमें से पहली न्यूज़ ये है कि झारखंड सरकार ने भी कहा है कि वो अपने यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो 31 जुलाई तक क्या करेगी, बढ़ाएगी। इससे पहले वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा था कि वो अपने यहाँ पर लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाएगी। कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा आने के कारण हर स्टेट अपने यहाँ पर लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चालू रहेंगी। अभी झारखंड सरकार के द्वारा बताया गया है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है वो किसी भी प्रकार से 31 जुलाई से पहले नहीं ओपन की जाएंगी। अगली जो न्यूज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली में भी काफ़ी कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक डिसीजन लिया है कि वहाँ पर अपने यहाँ पर सीरो सर्वे कराएगी ऑफ 20,000 पीपल्स का। सीरो सर्वे का मतलब ये है कि यानी ऐसे कितने लोग हैं जिनमें कोविड-19 के सिम्टम्स होने की संभावना है, तो उसके लिए कंटेनमेंट जोन में 20,000 पीपल्स के सीरो सर्वे कराए जाएंगे। ये सर्वे चलेगा 27 जून से 10 जुलाई तक के बीच में। इतने लोगों के रैंडमली टेस्ट कराए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें कोई सिम्टम्स होने की जो है संभावना हो कोविड-19 के। कितने लोग ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 फैल सकता है, तो इसके लिए सीरो सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। बात समझ में आई। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप एग्जाम साला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम और फेसबुक, जहां मिलते हैं आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो के हम लोग अगले चरण में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी एमसीक्यू पार्ट। और इस एमसीक्यू पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस केंद्रीय मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में एक संकल्प पर्व सेलिब्रेट किया है। ये संकल्प पर्व क्या होगा? प्लांटिंग ट्री, यानी ट्री को प्लांट करना फ्रॉम 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आंसर जानते हैं, बाद में इसके कंटेक्स्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको लग रहा होगा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जबकि इसका सही आंसर है क्या? कल्चरल मिनिस्ट्री। यानी कल्चरल मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है कि वो संकल्प पर्व को सेलिब्रेट करेगी। और संकल्प पर्व क्या होगा? ये इसमें प्लांटिंग ट्री, यानी 5 ट्री को लगाना होगा ऑफिस कैंपस में, जहाँ पर भी जगह कोई पॉसिबल है। इससे क्या होगा? हम क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट कंट्री में बनाने में कामयाब होंगे। तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है और इसके अंतर्गत 5 जो पेड़ लगाने अनिवार्य हैं उसमें है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल। ठीक है, ये 5 जो है पेड़ ये लगाए जाएंगे ऑफिस कैंपस में। कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है, एकेडमिक है, अटैच्ड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर लगाए जाएंगे 5 प्लांटिंग ट्री। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होगा तो। आगे बात करते हैं नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन। इसने प्लान किया है कि हम पहला टूरिस्ट स्पेस वॉक कराएंगे 2023 में। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट जो है वो स्पेस वॉक करा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए, इसका सही आंसर है रसिया। रसिया ने अभी क्या किया है कि वो अपने यहाँ की एक स्पेस एजेंसी है, एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन, और रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम आपको पता है, उसका एजेंसी का नाम है रॉसकोमोस, और एक स्पेस कॉरपोरेशन है एनर्जिया कॉरपोरेशन। इन दोनों के साथ में कॉपरेशन करने से ये दोनों लोग साथ में काम करेंगे और इनका मिशन होगा कि 2023 तक क्या करेंगे कि लोगों को स्पेस वॉक्स के लिए, टूरिस्ट को स्पेस वॉक्स के लिए भेजना। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला प्रोग्राम नहीं है कि जब कोई इंस्टीट्यूट स्पेस वॉक्स के लिए भेज रहा है।
इससे पहले इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। इन्होंने भी हाल ही में मई 2020 में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक लेके गए हैं क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की सहायता से, और ये स्पेसक्राफ्ट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट था। ठीक है, मई 2020 में लॉन्च हुआ था। तो अब रॉसकॉमॉस और एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन 2023 से ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक टूरिस्ट को ले जाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आपसे कि हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट ने बिहेवियर चेंजेस कैंपेन लॉन्च किया है। ये बिहेवियर चेंजेस कैंपेन किसके बारे में होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। इससे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है क्या, नीति आयोग। नीति आयोग ने कहा है कि भैया हाल ही में जो है हम एक बिहेवियर चेंजेस प्रोग्राम शुरू करेंगे, कैंपेन, और इसका बिहेवियर चेंजेस जो कैंपेन का नाम होगा वो होगा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। क्या होगा इस बिहेवियर चेंजेस में, देखो अभी हाल ही में जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक के चलते लोगों को उनके बिहेवियर में क्या बदलाव लाने चाहिए। सबसे पहला बिहेवियर में बदलाव लाना चाहिए कि वो अपने लिए बचाव कर सकें। जैसे वो अपने लिए कुछ आदतों में बदलाव लाएं। वियरिंग मास्क यानी मास्क को पहने, साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ये सारे बिहेवियर चेंजेस लाने के लिए नीति आयोग प्रयासरत है। नीति आयोग के साथ साथ में ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साथ अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस CBSE एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शामिल हैं। तो इसके साथ साथ में ये जो बिहेवियर चेंजेस प्रोग्राम होगा, इसमें 92,000 NGO, सिविल सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस ये जो नीति आयोग के साथ काम करेंगी, और साथ साथ में ये प्रोग्राम वर्चुअली लॉन्च करके लोगों को अवेयर कराया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं, और कोविड-19 के दौरान जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक इन सभी हैबिट को अपनाएं और अपने बिहेवियर्स में बदलाव लाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से स्टेट ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स फॉर द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी लॉन्च की है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी हाल ही में कहा है कि वहाँ पर वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च करेगी। क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए आपने नाम सुना होगा CISF का। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसी के जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाएगी। इसका पर्पज मेन एम ये होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एज अ डिमांड फॉर अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस पर वो वहाँ पर डिप्लॉय कर सकेंगे। जो सिक्योरिटी एरियाज़ हैं जैसे कोर्ट है, एयरपोर्ट है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेट्रो रेल्स हैं, बैंक्स हैं एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ पर ये डिप्लॉय कर सकेंगे इस सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन द डिमांड। देखिए अभी ये सिर्फ इसका जो फर्स्ट फेज होगा, वो फर्स्ट फेज इसकी शुरुआत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से होगी। आगे फर्दर इसको अदर स्टेट के अदर एरियाज़ में भी चालू किया जाएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में ये बताइए कि जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है 2023 का, वो कहाँ आयोजित होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी C&D बोथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगर चर्चा करें तो फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनलेबल डी फुटबॉल एसोसिएशंस, इसने अनाउंसमेंट किया है कि जो वुमेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा, इसमें 32 यानी 32 टीमें हिस्सा लेंगी
और यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। जबकि मेंस वर्ल्ड कप जो होगा वो कतर दोहा में आयोजित होगा। ठीक है। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और जनरल सेक्रेटरी हैं फातिमा सुम्बा डियोफ शोरमा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक में। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है गोधन न्याय योजना। क्या है गोधन न्याय योजना के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर है यह छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ कर लेना। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में कहा है कि वो अपने यहाँ पर गोधन न्याय योजना शुरू करेगी। ठीक है, गोधन न्याय। तो गोधन न्याय योजना में क्या होगा? इसमें होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो अपने यहाँ पर गोधन न्याय योजना शुरू करेगी। इसके अंतर्गत यानी जो भी फार्मर्स हैं उनको अपने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, तो वो जो कैटल ओनर्स हैं उनसे वो काउडंक बाई कर सकते हैं। काउडंक का मतलब गौमूत्र वगैरह वो बाई कर सकते हैं। ये क्या करेगा? एज अ फर्टिलाइजर्स का काम करेगा और ये तुरंत क्या करता है? फर्टिलाइजर्स को वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है काउडंग। तो काउडंग जो है वो फार्मर से बाई किया जा सकता है एज अ फिक्स प्राइस पर। ठीक है, ये स्कीम जो चालू की गई है हरेली फेस्टिवल्स पर ऑन 20 जुलाई 2020 पर शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कहा है। देखिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं। क्या है कि जब कोई काउडंक है, मतलब काउडंक का मतलब जो गौमूत्र है, उसको एज अ फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र का मतलब ऐसे ही, जब काउडंक होगा तो काउडंक में यानी कोई भी फार्मर्स अपने यहाँ पर सीडिंग करने से पहले यानी कोई खेत में बुआई करने से पहले उसको जो सीड हैं वो काउडंग में जो भिगोए जा सकते हैं या काउडंग में डालने के बाद वो सीड्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? इन्हेंस हो जाती है। तो सीड्स की यानी बीज की पैदावार जब बढ़ जाती है तो इससे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हो जाती है और उस पर रेसिस्टेंस भी बना रहता है, यानी कीट पतंगों का भी कोई खास असर नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग जानते हैं, आप कैपिटल जानते होंगे छत्तीसगढ़ की, और चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के? भूपेश बघेल। और गवर्नर है कौन से? अनुसुईया उइके। कैपिटल नहीं जानते हैं तो आप जब फटाफट कमेंट सेक्शन में सर्च करके इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन से स्टेट ने अमेंडमेंट किया है अपने इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट फॉर द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कर्नाटका। अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो कर्नाटका सरकार ने क्या किया है? अपने यहाँ पर द कर्नाटका इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट 2002 में बदलाव किया है। ये बदलाव का जो मेन एम ये है कि रिक्वायरमेंट क्रिएटिंग एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाना, ऐसा अमेंडमेंट किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। इसमें किया जाएगा यानी कोई भी इंडस्ट्री जो सेटअप होने वाली है उसको स्टैच्यूटरी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है पहले 3 साल तक उसको किसी भी प्रकार से कोई स्टैच्यूटरी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, परमिशंस लाइक अप्रूवल्स अंडर मल्टीपल स्टेट लॉज इंक्लूडिंग ट्रेड लाइसेंस एंड बिल्डिंग प्लान, इस प्रकार से कोई भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है अगर वो 3 साल मतलब पहले 3 साल में अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहा है। इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप बताइएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंडिया की रैंक इसमें क्या है? फटाफट इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है
कि नशा मुक्ति भारत, ये अभी हाल ही में एक डे सेलिब्रेट हुआ था, उस पर एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? रतन लाल कटारिया के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो ये जो एक्शन प्लान है नशा मुक्ति भारत, इसको ई लॉन्च किया जा रहा है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, इसको ये आप बताना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, 272। अब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। यानी देखिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। इस दिन जो है क्या किया गया, बेटर, इस दिन जो इस बार का थीम था, मैंने इसको क्वेश्चन में शामिल किया था। तो इस दिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी रतन लाल कटारिया ने अनाउंसमेंट किया कि हम नशा मुक्त भारत को लॉन्च करते हैं, और इसके अंतर्गत मेन एम में होगा कि 272 जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली, उसमें क्या किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को अपने लाइफ से हटा सकें। खासकर इसमें बात करेंगे तो इसमें एक इंस्टीट्यूट को भी एलोकेट किया गया है, इसको 260 करोड़ रुपीस भी दिए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रहे तो ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शंस। ये 2020 और 21 के लिए काम करेगा। इसका मेन एम होगा कि हम किस तरीके से अवेयरनेस फैलाएं लोगों में कि वो ड्रग यूज को कम कर सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा होगा कि ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। सरकार यही कर सकती है, एक तरफ आप लोग जानते हैं कि वो अप्रूवल भी दे देती है, और अप्रूवल देने के बाद एक तरफ शुरू हो जाता है उसका व्यापार, और दूसरी तरफ शुरू होता है अवेयरनेस का धंधा। तो लोग रुकने वाले हैं नहीं, जिनको अवेयर होना होगा तो अवेयर होंगे, वरना इस स्कीम का कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में बेंगलुरु को कौन सी पोजीशन में स्थान मिला है। ये इंडियाज़ का ओनली टॉप 30 में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बनाने वाला स्थान रहा है, सिटी रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 26th रैंक मिली है बेंगलुरु को। क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 लॉन्च की गई, और ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, ये एक न्यू नॉर्मल फॉर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के दौरान इकॉनमी को न्यू नॉर्मल स्टार्टअप कैसे दिया जाए, इसके लिए रिपोर्ट जारी की गई। और ये रिपोर्ट जो जारी की गई है किसके द्वारा, स्टार्टअप जीनोम बेंगलोर के द्वारा। ये एक जो है पॉपुलर स्टार्टअप है यहाँ का, जिसने अभी हाल ही में 26 रैंक पर पोजीशन दिलाई है किसको, बेंगलुरु को। इसके अलावा मुंबई सिर्फ एक ऐसा जो है शहर रहा है जो टॉप 100 इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप स्थान पर रहा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, स्टार्टअप जीनोम बेंगलोर के द्वारा जारी की गई है, और इसमें बेंगलोर को कौन सी पोजीशन मिली, 26 पोजीशन मिली है, जबकि मुंबई जो है वो पैरेलल इकोसिस्टम की रिपोर्ट में क्या किया गया, तो टॉप स्थान इसको मिला है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि यूनाइटेड नेशंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस साइज्ड, है ना, इसका डे कब ऑब्जॉर्व किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 27 जून को MSME डे ऑब्जॉर्व किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन का ये इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डे ऑब्जॉर्व किया जाता है 27 जून को। इसकी शुरुआत हुई थी देखिए 2017 में, और इसका मेन एम ये है कि इसके अंतर्गत हम ग्लोबल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें,
और साथ साथ में हमारा फोकस हो प्रमोटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। मतलब हमारे आसपास में कितने ज़्यादा इनोवेशन हो रहे हैं उसको हम प्रमोट करें और साथ साथ में क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। ठीक है, तो ये थे आज के एमसीक्यू। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके वाला पार्ट, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे केरल के बारे में, और केरल से हम लोग पढ़ते हैं बिहार की तरफ, है ना। तो काफ़ी दूर का फासला हो गया अगर आप जोग्राफिकल देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बिहार का जो एरिया है यानी बिहार जो स्टेट है उसका बॉर्डर कितने स्टेट से लगता है, फटाफट ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार के सीएम आप जानते हैं नीतीश कुमार हैं। गवर्नर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा फग्गू चौहान। एरिया के हिसाब से ये 13वें स्थान पर आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये 3rd पोजीशन पे है। यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, 2011 का जो सेंसस आया उस सेंसस के अकॉर्डिंग यानी डेंसिटी के हिसाब से बिहार को फर्स्ट रैंक मिली है, यानी डेंसिटी में बिहार फर्स्ट रैंक पर है। और किस में है, लिटरेसी रेट में, यानी बिहार सबसे लास्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर याद रखना सबसे कम मतलब कम साक्षरता जो है बिहार में है। सेक्स रेशियो में नॉर्मल यानी 918 है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स हैं और साथ साथ में लोकसभा की 40 सीट और जो राज्यसभा यानी अपर हाउस उसकी 16 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज के इस डिस्कशन में बिहार के जीके पॉइंट में इतना ही। इसके अलावा हम लोग अगले पार्ट में बिहार के जो लेक्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इसके बारे में हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे अगले कल के सेशन में। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।